अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर। मैं आपको पढ़ा रही थी अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिसमें हम आज वन स्टेप फर्दर जाएंगे और देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किस तरह किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन में अक्सर स्टूडेंट्स क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं आई, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम बारी बारी पढ़ेंगे। दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ ओपन चेन के बारे में बताऊंगी। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमने नेमिंग का तरीका देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी भी की है कि किस तरह के होते हैं, और ये भी देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहा जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आएगी कि कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिसके बगैर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनकम्प्लीट है। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, और वो ये है कि चाहे आपकी क्लासिफिकेशन जिस तरह मर्जी हो, जो मर्जी हो, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा क्लासिफिकेशन के बाद, जो भी आप क्लासिफाई जिस तरह मर्जी कर दें उसको, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे ही होंगे। मैं आपको कार्बन और हाइड्रोजन बना के दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस किस तरह होती है। कुछ तो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको देख के ही आप समझ जाएंगे अच्छा इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। क्यों? क्योंकि हम उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब उसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। आखिर इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इतने डिफरेंट क्लासेस हैं, तो कुछ तो उनको हमने क्लासिफाई करना था ना। अब ये तो मुश्किल हो जाता अगर उनको एक ही जगह पे रखते। देखें, ठीक है, आप कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, जैसे आपने कहा था हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। देखें, हमेशा क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि एक स्पेसिफिक क्लास होती है जिसकी प्रॉपर्टीज, जिसकी क्वालिटीज डिफरेंट होती हैं। अब उस क्लास में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे उन सब की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है, वो एक क्लास है। जिस तरह जनरली स्पीकिंग हमने हाइड्रोकार्बन्स की बात की, और हमने बात की ऐसे कंपाउंड्स की जिनके एंड पे एन आता है, ANE। अब ये सारे के सारे वो कंपाउंड्स है हाइड्रोकार्बन के जिनमें क्या था, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन अब जितने भी आपके पास होंगे जिनके अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इन सब की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो ये बात समझ में आ रही है कि आपके पास क्लासिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है। छोटा सा डिफरेंस होता है, छोटी सी चीज होती है जिसपे उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, और डिफरेंशिएट करने के बाद देखा जाता है कि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं वो फिर उसमें जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, चाहे आप जो मर्जी लिख दें एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी सेम होंगी। हम किस तरह एग्जाम्पल्स लिखेंगे उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन का समझा दिया था कि जिस तरह आपने कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स बनाने हैं तो आप कार्बन नंबर जितना मर्जी इंक्रीज कर दें, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मे बी आपको पेपर में मिथेन का नाम भूल जाए लेकिन इथेन याद हो, तो आप इथेन की एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। तो देखा, हमने एक डेफिनेशन सीखी और उसमें कितनी एग्जाम्पल्स हैं जो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पहले डिस्कवर हुई फिर उसके बाद हुई, और देखा गया कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो लगती तो सेम है, हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो कह सकते हैं, लेकिन मज़ीद भी उनको क्लासीफाई किया जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है। अब क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओपन चेन और क्लोज चेन। ठीक है, चेन की हमने बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और मैंने आपको बताया था जो स्ट्रेट लाइन में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जा रहा होता है इसको कहते हैं कि वो चेन की फॉर्म में है। ठीक है, अब या तो क्या होगा कि इस चेन में मैं स्ट्रेट लाइन रखूंगी, इस तरह से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखे जाएंगे, इधर कार्बन भी अटैच हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी अटैच हो जाएंगे, अगर कोई और एलिमेंट अटैच होना है वो भी हो जाएंगे, और इस तरह से जितना मेरा कंपाउंड बनेगा उसको मैं कहूँगी कि ये ओपन चेन कंपाउंड है। चेन खुली पड़ी ना, इमेजिन करें कि कोई चेन आपके सामने खुली पड़ी हुई है, वो बंद नहीं है। चेन अगर खुली है तो वो आपने देखा होगा स्ट्रिंग की फॉर्म में अटैच हुई हुई है, सारी लंबी सी होती है, और कहीं से भी वो, क्योंकि आपने उसको खोला हुआ है, ओपन छोड़ा हुआ है, वो अटैच नहीं है, तो इस वजह से आपने उसको ओपन चेन कह दिया। तो ओपन चेन को इमेजिन करें किस तरह की होती है, उसी तरह के ये आपके सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। इसके अलावा एक बात होती है कि अब मैं इस चेन को ओपन रखने के बजाय किसी तरह भी बंद कर दूं।
आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने सर्कल में उसको बंद कर दी है। ये इसकी और भी शेप्स हो सकती हैं, वो बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि या तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओपन चेन के होंगे, खुली पड़ी है चेन, बिल्कुल वैसे ही पड़ी हुई है, और सारे के सारे कार्बन लाइन में मौजूद हैं एक दूसरे के साथ, और उसी तरह से वो पड़े हुए हैं। या आपको याद रह जाना चाहिए कि चेन क्लोज्ड है, मतलब ये कि वो एक क्लोज्ड फॉर्म, कोई भी, जिस तरह आपने मैथ्स में पढ़ा था ना, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, आपके पास रेक्टेंगल हो गया, इस तरह की कोई शेप बन रही होगी, उसको हम कहते हैं क्लोज चेन। ठीक है, क्लोज चेन हम उसको कहते हैं। और इस तरह से हमारे पास दो क्लासेस तो बहुत ही इजीली बन जाती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। एक है हमारे पास ओपन चेन और दूसरी है क्लोज चेन। थोड़ा सा मुश्किल नाम ये देख लें आप, ज़रा मेरी बात सुने स्टूडेंट्स, के जब भी कोई चीज़ क्लोज्ड फॉर्म में होती है तो वो एक साइकिल की तरह राउंड राउंड जा रही होती है। क्लॉक को अपने जिस तरह माइंड में रखें, आपकी क्लॉक आपने देखा है, जब क्योंकि पूरी की पूरी क्लोज है, कहीं से खुली नहीं हुई है, तो क्या है कि वो पूरी की पूरी राउंड फॉर्म में है, और राउंड फॉर्म में होने की वजह से वो एक साइकिल में बना रही है, पूरा टोटल एक साइकिल बन रहा है। साइकिल किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जिसके अंदर ना कोई ब्रेक नहीं आ रहा होता, कोई चीज़ टूट नहीं रही होती। मुश्किल लगे तो जिस तरह बाईसाइकिल होती है उसका जो टायर होता है उसी से याद रख लीजिएगा कि इस तरह क्लोज्ड होगा, चेन खुली कहीं से नहीं होगी। क्लोज कैसे होगी उस पर भी बात करेंगे, बस इतना याद रखना है आपने कि ओपन चेन होगी, खुला पड़ा हुआ है कंपाउंड, क्लोज चेन होगी तो बंद है, इनक्लोज्ड है, सारे के सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो किस तरह जुड़े हैं उसकी हम बात करते हैं। अब अगर क्लोज चेन है तो आपने उसको कहना है साइक्लिक। साइक्लिक क्यों कहना है वो भी बात हम करेंगे। ओपन चेन है तो आपने कहना है ए साइक्लिक। ए का मतलब, ए जहाँ पे अटैच हो जाए, ए का मतलब होता है कि हम कह रहे हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, नो। ठीक है, ए का मतलब है नो, तो नो साइक्लिक। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई साइकिल नहीं, नो साइक्लिक पेपर में नहीं लिखना, पेपर में आपने लिखना है ए साइक्लिक की तरह। ठीक है, अब ओपन चेन कंपाउंड्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है ओपन चेन कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं और समझते हैं कि बड़ी मुश्किल चीज़ है। बहुत आसान चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह। ब्यूटेन की हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी और आप सबको याद होगा कि हमने देखा था उसमें कि ब्यूटेन को दो तरह से लिखा जा सकता है। एक है एन ब्यूटेन, मतलब कि नॉर्मल चेन है, पूरा कार्बन एटम्स चार एक दूसरे के साथ अटैच है, इस तरह से कार्बन 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 और कार्बन, ये हो गई हमारी नॉर्मल चेन एन ब्यूटेन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगर सेकंड वाले कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच कर दिया, ये मेरा हो गया आइसोब्यूटेन। समझ आ रही है ये बात? ये है आपकी ओपन चेन, खुली पड़ी है, ये भी ओपन चेन है, खुली पड़ी है, कहीं से इनक्लोज तो नहीं है, बंद तो नहीं है तो ओपन, पूरी तरह से ओपन है। इस चेन में जहां पे मैंने बिल्कुल सीधे तरीके से पूरा बना दिया ना, और कहीं पे भी ब्रेक नहीं दिया, इसको मैंने कह देना है ये मेरी स्ट्रेट चेन है। ठीक है, स्ट्रेट चेन बेहतर आपको समझ आएगा जब आपको मैं ब्रांच चेन का बताऊंगी। अब ये वाला देखें, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में मैंने क्या किया, मैंने सेकंड कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच कर दिया है, उसकी ब्रांचेस बना दी, उसकी शाखें बना दी है सेकंड कार्बन की। जहाँ पे आपने सेकंड कार्बन की ब्रांच बना दी या शाखें बना दी, या फिर आपने किसी और कार्बन के साथ अटैच करवा दिया अपना कार्बन, है चार कार्बन ही टोटल इसमें, लेकिन क्या हुआ कि उसको फोर्थ नंबर पे रखने के बजाय, इस तरह चौथे नंबर पे ले जाने के बजाय मैं उसको सेकंड नंबर पे ले आई हूँ। अब सेकंड नंबर पे लाने की वजह से ये मेरे पास ओपन चेन तो है, लेकिन साथ ही साथ ये ब्रांच्ड चेन है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर ब्रांचेस बना दिए हैं। तो जो ब्यूटेन है वो हमारे लिए समझने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि वो स्ट्रेट चेन भी बनाता है और वो ब्रांच चेन भी बनाता है। अब आप देखें कि यहाँ पे जो आपके पास फोर्थ नंबर पे कार्बन है, मैं इनको नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, तो जो फोर्थ नंबर पे आपके पास कार्बन है, क्या ये सेकंड कार्बन के साथ अभी अटैच हुआ है? इसका कोई कनेक्शन है यहाँ पे सेकंड कार्बन के साथ? नहीं है, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है सेकंड कार्बन के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं फोर्थ कार्बन का या फिफ्थ कार्बन का, या जितनी भी लंबी मेरी चेन है, मैं कह रही हूँ कि आखिरी टर्मिनल कार्बन का अंदर वाले कार्बन के साथ, मिडिल कार्बन के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है ये स्ट्रेट चेन जा रही है, ये खुली पड़ी हुई, खुला स्ट्रक्चर है। अब आप चाहें तो यहाँ जितने मर्जी कार्बन अटैच कर दें, इसके इधर भी कर दें, इधर भी कर दें, इसको लंबी सी चेन और भी बना दें, इधर और कर दें, 10 कर दें, 12 कर दें, जितने मर्जी कर दें आप, जितने मर्जी आप इसकी लंबी चेन बनाते जाएं, वो आपकी मर्जी, जितने मर्जी कार्बन अटैच करें। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, वो इसी तरह प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमेशा इसी तरह से प्रेजेंट होता है।
लेकिन अब मैं क्या करूं कि अगर आखिरी कार्बन ये जो मेरे पास है इसको यहाँ से करूं रिमूव और यहाँ पे मिडल में करके किसी कार्बन के साथ अटैच करा दूं। पहले तो मेरे लास्ट कार्बन का कोई ताल्लुक नहीं था मिडल वाले कार्बन के साथ, अब वो उसके साथ अटैच है, अब उसकी बॉन्डिंग हो रही है मिडल वाले कार्बन के साथ। यहाँ पे क्योंकि अब आ गया है डिफरेंस, यहाँ पे बन गई है हमारे पास ब्रांच और उस ब्रांच को हम कहते हैं ब्रांच चेन। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, समझने वालों को समझ आ जाती है। आप चाहें तो इसको जितना मर्जी लंबा कर दें, ओपन चेन जितनी मर्जी लंबी हो जाए आपकी, आपने परेशान नहीं होना, बहुत आसान होता है इसको पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट करना। साथ ही साथ आपकी जो ब्रांच चेन है, ब्रांच का मतलब है कहीं से कोई शाख निकाल दें कार्बन के साथ, मिडल वाला कार्बन उठाएं, सेकंड नंबर वाला जब हम उठाते हैं उसको हम कह देते हैं आइसो, सेकंड वाला कार्बन उठाएं या मिडल में से कोई भी उठाएं अगर बहुत लंबी चेन है और उसको कहीं दरमियान में जाके अटैच कर दें। एंड वाला कार्बन जब आपके मिडल वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा तो अब दो कार्बन्स का एक दूसरे के साथ बॉन्ड बन जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया है, देख लें। अगर मैंने यहाँ पे ये इस तरह से ना बनाया होता, ये देखें ये दोनों स्ट्रक्चर अब ब्रांच के हैं, ठीक है, लेकिन अब मैं ऐसे कर दूं, अगर ये एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखें बिल्कुल स्ट्रेट है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ये रियलिटी में भी इसी तरह प्रेजेंट होगा, रियलिटी में भी इसकी यही चेन होगी, ओपन चेन होगी, कहीं से बंद नहीं होगा, ये इसी तरह खुला प्रेजेंट होगा। तो ये स्टूडेंट्स ऐसे ही है कि आपने इसको इसलिए कह देना है स्ट्रेट चेन। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी शाखें बना दूं, जैसे इसमें देखें मैंने कितनी लंबी कार्बन की चेन चला दी है यहाँ पे, और यहाँ से हटा के मैंने यहाँ ब्रांचिंग कर दी कार्बन के साथ, इधर भी ब्रांच है, इस वाले स्ट्रक्चर में भी ब्रांच है। तो क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ब्रांच है तो ब्रांच का मतलब होता है कि आप उस चेन को नाम दे देते हैं ब्रांच्ड चेन का। पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। अब ब्यूटेन की एग्जांपल हमने इतनी दफ़ा पढ़ ली है, उसके अलावा ब्यूटेन को हमने समझ लिया, मैंने वैसे भी समझा दिया कि कार्बन की चेन जितनी मर्जी बड़ी कर दे, बस दरमियान में कार्बन जोड़ दें, आपकी ब्रांच बन जाएगी। अब अगर आपने पेपर में इसकी एग्जाम्पल ना लिखी तो फिर आपको स्टूडेंट्स पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल्स आर नेसेसरी, पेपर में क्वेश्चन आए उसकी एग्जाम्पल्स लिखें, वो ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। स्ट्रेट चेन क्या होती है, लंबी चेन जा रही है, वो वहाँ पे ब्रांचेस नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं हुई हुई। ब्रांच चेन का क्या मतलब है, एक तरफ से ब्रांच बन जाएगी, सेकंड कार्बन पे आके अटैचमेंट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे पास ब्रांच चेन 3 कार्बन एटम्स की बन सकती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बन एटम है 3 और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मिस क्या अब आप हमें बताएं 3 कार्बन की ब्रांच चेन बन सकती है। देखिए जहां पे आपका कार्बन एक फ्लो में जा रहा है ना, वो आपकी चेन है, ठीक है। ये अब यहाँ से यहाँ तक आप देखें, ये आपका कार्बन यहाँ पे एक्सटेंड हो रहे हैं कार्बन एटम्स, ये पूरी आपकी चेन है, ठीक है। अगर मैं इस चेन को इधर नीचे लाने की कोशिश करूं, इस कार्बन को इंक्लूड करने की कोशिश करूं, तो ये मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्यों हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि देखें एक चेन जा रही है सीधी सीधी, उसको बीच में से तोड़ना जरूर है, टूटने के बाद देखें वो मुश्किल नहीं हो जाएगा। अब मैं उसको चेन में कंसिडर कर भी लूँ, देखें चेन आपने बनानी है ना, चेन आप सीधी बनाएं, चेन आप इस तरह से बना दें, आप इस तरह से बना दें, एक ही बात है, चेन आप जिस तरह मर्जी बना दें। तो अगर मैं इसकी स्ट्रेट चेन बनाने के बजाय ऐसी चेन बनाऊं कि मेरे पास इस चेन को मैं यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करूँ, ये इस तरह की मैं चेन बना दूँ इस पे, अब यहाँ पे अब आप देख लें 3 कार्बन अभी भी मौजूद हैं, उनका फिर क्या होगा। आपने जब भी चेन बनानी होती है ना, इस बात का ध्यान रखना होता है कि एक तो कार्बन एटम्स ऐसे हों जो किसी और नंबर के साथ अटैच हो रहे हैं, किसी और कार्बन के साथ अटैच हो रहे हैं। दूसरा आपने इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो आपकी चेन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आने चाहिए, ठीक है। अब आपकी चेन में मैं कह रही हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आने चाहिए। इस तरह से अगर मैंने पूरी चेन कंसिडर की थी, इस वाले को तो चले हमने निकाल दिया था ना, पूरी चेन जब हमने कंसिडर की थी तो उसमें आया 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, सिर्फ एक है जो साइड पे अटैच है, इस वजह से इसको हमने कह दिया कि अब ये ब्रांच बन गया है। वहीं पे अगर मैं इस तरह कंसिडर करूं इस चेन को, तो इसमें आते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन एटम। तो कौन सी चेन हमारे पास ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो चेन बनानी है। मैंने आपको फिर बताया कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूड हो रहे हो, 6 कार्बन एटम्स इंक्लूड होंगे तो वो आपकी चेन वैलिड होगी। अगर आपने ऐसी चेन बना दी कि जिसके अंदर मैक्सिमम कार्बन एटम्स नहीं है बल्कि कम हो गए हैं, तो फिर वो वैलिड नहीं होगी, वो चेन का स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा।
तो क्या हुआ, हम बात कर रहे थे कि क्या हम 3 कार्बन एटम्स की इस तरह से चेन बना सकते हैं। तो 3 कार्बन एटम स्टूडेंट्स आप इस तरह से अटैच करें या आप इस तरह से अटैच करें, क्या एक ही बात नहीं है। देखें, फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है मिडल वाला, थर्ड है, इधर भी ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। आप इस तरफ से आए या आप उस तरफ से आए, सेकंड ने तो यहीं रहना है। तो इस कार्बन को आप फर्स्ट कह दें या इस कार्बन को फर्स्ट कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मिस क्या अब हम यहाँ पे जो नंबरिंग है इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल ऑपोजिट कर सकते हैं, जिधर से मर्जी नंबरिंग स्टार्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से 1 2 3 स्टार्ट करें या आप उस तरफ से स्टार्ट करें। मैं आपसे कह रही हूँ आइसो का स्ट्रक्चर बनाना है। आइसो के स्ट्रक्चर का मतलब है सेकेंड कार्बन एटम के साथ अटैच करें। अब मुझे बताएं, ये वाला स्ट्रक्चर मैं कार्बन को यहाँ से काउंट करूं या यहाँ से करूं, सेकंड कार्बन तो मिडल में ही आएगा ना। कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, एक ही बात है, ठीक है। तो ये वाली मिसाल 3 कार्बन एटम्स वाली वही हो जाती है। तो आपके पास मीथेन हो, इथेन हो या प्रोपेन हो। मीथेन 1 कार्बन एटम, इथेन 2 कार्बन एटम, प्रोपेन 3 कार्बन एटम, जो भी हो आपके पास स्टूडेंट्स, 3 कार्बन एटम्स तक आप चेन आपकी स्ट्रेट ही रहेगी। क्योंकि ये देखें, ये इस तरह से आ रहा है लेकिन ये एक चेन बन रही है। कोई भी कार्बन एटम ऐसा नहीं जो इसमें से निकला हुआ है, किसी और के साथ अटैच है, कहीं मिडल में अटैच है। ये नंबरिंग इसी तरह रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह से ये नंबरिंग रहेगी, इसी तरह से हम इसको इंक्लूड करेंगे और इसी तरह से हम इसको लेके चलेंगे। लेकिन जब आपका 4th कार्बन एटम शुरू होता है ना, तो होता क्या है कि अब मैं नंबरिंग इधर से भी कर सकती हूँ 1 2 3 4, और मैं नंबरिंग इस तरह भी कर सकती हूँ। अब आप देखिए, अगर मैं इस तरफ से कार्बन एटम्स को काउंट करना शुरू करूं तो मेरा कार्बन नंबर 2 की पोजीशन चेंज हो जाएगी। और अगर मैं इस तरफ से काउंट करना शुरू करूं तो मेरे कार्बन नंबर 2 की पोजीशन चेंज हो गई है। कार्बन नंबर 2 की पोजीशन चेंज होने की वजह से हम ब्यूटेन से आइसो के स्ट्रक्चर्स को शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कार्बन की पोजिशन चेंज नहीं होती, इसलिए हम 3 कार्बन एटम तक कहते हैं कि ब्रांच चेन नहीं बन सकती। सिर्फ जो चेन बनेगी उसको कहेंगे स्ट्रेट चेन। ठीक है, ये एक बात है। और ओपन चेन कंपाउंड्स का एक और नाम है एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स पेपर में पूछा जाता है, भूलना नहीं है, इनका ये नाम आपने याद रखना है। ओपन चेन के बारे में जो बातें हमने की और जो मैंने आपको इसकी 2 टाइप्स बताई, जिस तरह से स्ट्रक्चर लिखना सिखाया, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है छोटी सी, कि आप इन सारे स्ट्रक्चर्स को दोबारा से लिखें। दोबारा अपने हाथों से लिखेंगे तो आपको याद भी रह जाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। वही चीज़ें जो पहले की हैं, बस ये है कि अब हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें लिखने आ जाएंगे। क्लासिफिकेशन हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप ओपन की प्रैक्टिस करें, ओपन चेन को मजीद देखें। हम क्लोज चेन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।